What is a social construction? By Paul A. Bogosian. Are the entities postulated by science mere social constructions? Are the beliefs in those things or the justifications of those beliefs social constructions? जो भी साइंस ने एंटिटीज़ बनाई है जिसके बारे में वो बात करता है, क्या उसे सोशल कंस्ट्रक्शन है, उसका जस्टिफिकेशन, उसमें बिलीफ, ये भी क्या सोशल कंस्ट्रक्शन है कि यानी कि लोगों ने बनाई है एंड दिस इज़ नॉट समथिंग नेचुरल, सोशली कंस्ट्रक्टेड चीज़ है। थिंग्स, मनी, सिटीजनशिप, न्यूज़ पेरेंट, ये सारी ट्रांसपेरेंट मतलब बहुत क्लियरली सोशली कंस्ट्रक्टेड है, क्योंकि ये बिना सोसाइटी के, बिना लोगों के उसके एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी। मनी हो गया, सिटीजनशिप हो गया, न्यूज़पेपर हो गया। Just as obviously it would seem, anything that could have or that did exist independently of societies could not have been socially constructed. तो ऐसी चीज़ें जो बिना सोसाइटीज़ के, बिना लोगों के एग्जिस्ट कर सकती है, वो चीज़ें सोशली कंस्ट्रक्टेड नहीं होती। जैसे कि डायनासोर्स हो गए, जिराफ हो गए, या एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जो एलिमेंट्स या एटम्स की बात कर रहे हैं, सपोज टू बी द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर्स, द फिजिसिस्ट कॉल्ड क्वार्क्स, हाउ कुड दे हैव बीन सोशली कंस्ट्रक्टेड इफ दे एग्जिस्टेड बिफोर सोसाइटी सेज। तो सोशल कंस्ट्रक्शन का होना का मतलब कि लोग जब साथ में आए, उन्होंने साथ में रहने का फैसला किया, तो उन्होंने सोसाइटी क्रिएट की, और सोसाइटी की क्रिएशन के बाद कुछ चीज़ों का डिसीजन लिया कि अच्छा अब एक सोसाइटी क्रिएट की, हम साथ में रह रहे हैं, तो फिर इस सोसाइटी के जितने मेंबर हैं हम उनको एक मेंबरशिप देंगे। ठीक है, सोसाइटी के बारे में पता करने के लिए न्यूज़पेपर होगा, सोसाइटी में चीज़ें एक्सचेंज करने के लिए मनी बनाएंगे। तो जो चीज़ें लोगों ने इन अ सोसाइटी बनाई है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, और जो बिना सोसाइटी के उसके पहले एग्जिस्ट करती थी, दे कैन नॉट बी सोशली कंस्ट्रक्टेड। Yet, when we turn to some of the most prominent texts in the social construction literature, we find an avalanche of claims to the effect that is precisely such seemingly mind and society independent items that are socially constructed. लेकिन जब हम सोशल कंस्ट्रक्शन लिटरेचर की बात कर देखते हैं कि ये जो चीज़ें सोशल कंस्ट्रक्शन में काउंट करते हैं, तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखती है विच इज़ प्रिसाइसली सीमिंगली माइंड एंड सोसाइटी इंडिपेंडेंट, जो इनसे इंडिपेंडेंट है लेकिन फिर भी वो सोशली कंस्ट्रक्टेड, यानी कि वो सोसाइटी से इंडिपेंडेंट है, बिना सोसाइटी के एग्जिस्ट कर सकती है लेकिन फिर भी वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक सेंस ऑफ द थॉट दैट फैक्ट्स अबाउट एलिमेंट्री पार्टिकल्स और डायनासोर्स आर अ consequence of scientific theorizing. How could scientific theorizing have caused it to be true that there were dinosaurs or that there are quarks? तो डायनासोर्स का होना या एलिमेंट्स का पता होना या एटम्स का पता होना, ये साइंटिफिक थ्योरी के बिना भी इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट करता है। तो साइंटिफिक थ्योरी ने इनको ट्रू नहीं बनाया। ऐसा नहीं है कि इनकी थ्योरी निकली इस वजह से ये चीज़ें ट्रू हो गई, उसके पहले ये चीज़ें फॉल्स थी। ऑफ कोर्स साइंस की वजह से हमें उनके बारे में पता चला है, वी केम टू बिलीव कि वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने उसको ट्रू नहीं बनाया, उन्होंने उसको एग्जिस्ट नहीं करवाया। वो चीज़ें पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, सिर्फ साइंस के थ्रू हमें उन चीज़ों के बारे में पता चला है। If we allow ourselves some slightly florid language, we could say that in our world, dinosaurs and quarks exist in much the way as we could say that in the world of Shakespeare, Hamlet, Ophelia drowns. So, still speaking in this vein, we could say that science made it true that in our world there are dinosaurs and quarks. तो साइंस ने हमारी दुनिया में इसको ट्रू बनाया। साइंस ऐसे पूरी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती थी, लेकिन हमारे ह्यूमन की दुनिया में इसको ट्रू बनाया क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे। But all we could coherently mean by this is that science made it true that we came to believe that dinosaurs and quarks exist. Despite all the evidence in their favor, and that no one disputes, despite all the evidence in their favor, these beliefs may still be false, and the only thing that will make them true is whether out there really were dinosaurs and there really are quarks. Surely science cannot construct those things, at best it can discover them. तो साइंस इन चीज़ों को डिस्कवर करता है, इनको कंस्ट्रक्ट नहीं करता। ये चीज़ें पहले से एग्जिस्ट करती है। साइंस सिर्फ एक मीडियम है जिससे हमें उन चीज़ों के बारे में पता चलता है। सोशली कंस्ट्रक्टेड बिलीफ, अब हमने चीज़ों के देख लिया, अब हम बात करते हैं बिलीव्स की जो सोशली कंस्ट्रक्टेड होती है। अगर हमारी प्रीसीडिंग कंसिडरेशन सही है और हम सही मानते हैं, तो सोशल कंस्ट्रक्शन जो है वो सिर्फ फैक्ट्स पे अप्लाई नहीं करता है। It better applied does it fare any better when applied to beliefs about those facts? The issue is not whether science is a social enterprise. Of course it is. So science is conducted collectively by human beings. तो साइंस एक सोशल चीज़ है, ये ह्यूमन बींग्स ने साथ में आके इसको सीखना और पढ़ना शुरू किया है। एक कलेक्टिव चीज़ है। साइंस इज़ नॉट समथिंग कि जो इट इज़ अ सोशली कंस्ट्रक्टेड थिंग। और साइंस में भी वैल्यूज़ है, नीड्स है, इंटरेस्ट है, प्रेजुडिसेस है, तो ये सारे ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स है, ह्यूमन फुटप्रिंट्स है उसके ऊपर। These may influence their behavior in a variety of potentially profound ways. They may determine what questions they show an interest in. तो ह्यूमन इंटरेस्ट, ह्यूमन वैल्यू, ह्यूमन नीड्स, ये भी साइंस को कितना इन्फ्लुएंस करता है। तो साइंस एक सोशली कंस्ट्रक्टेड चीज़ है, क्योंकि साइंस किस चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछता है, किस चीज़ों के बारे में रिसर्च करता है, वो ह्यूमन इंटरेस्ट और ह्यूमन नीड्स पे डिपेंड करती है। द यूजुअल व्यू हाउएवर इज दैट नन ऑफ दिस मैटर्स टू द बिलीवेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर क्लेम, produced by science, if that claim is adequately supported by the factual evidence. Kepler may have become interested in
planetary motion as a result of his religious and occult preoccupation, and for all I know he may have been strongly invested in getting a certain outcome. तो केपलर अगर साइंस या कि प्लैनेट्स के बारे में पता करना था, तो उसके पता करने का रीज़न क्या था? कहीं ना कहीं रिलीजन का इन्फ्लुएंस था, रिलीजियस प्रीऑक्यूपेशंस की वजह से केपलर ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया. बट सो लॉन्ग एज हिज eventual claim that the planets move in elliptical orbits could be justified by the evidence he presented for it, does not matter how he came to be interested in the question nor what prior investment he may have had. तो जब बस केपलर ने इस चीज़ के बारे में पता कर दिया कि प्लैनेट्स का मूवमेंट ऐसे होता है, तो हमने उसको इम्पोर्टेंट मान लिया. उसको छोड़ के, उसको हटा के कि क्या चीज़ें थी, क्या रीजंस थी कि केपलर उस तरफ आगे बढ़ा, उसमें उसका इंटरेस्ट आया, वो हमने उसमें जानने की कोशिश नहीं की. द व्यू इज़ नाउ देयर with a claim on our attention, and the only way to reject it is to refute the evidence adduced in his favor. It is irrelevant that Kepler would not have engaged in his research had it not been for preoccupation that we do not share, or that he may have had extra evidential motives for hoping for a certain outcome. तो केपलर भी उस डिस्कवरी तक इसीलिए पहुंच पाया क्योंकि कुछ ऐसी कॉमन प्री ऑक्यूपेशंस थी सभी लोगों के बीच में. इसी वजह से केपलर का जो डिस्कवरी थी वो भी हम लोगों को इंटरेस्ट आई, क्योंकि हमारी भी कहीं ना कहीं ऑक्यूपेशन उससे प्री ऑक्यूपेशन या उसके इंटरेस्ट और नीड्स कहीं ना कहीं केपलर के साथ मिलते हुए थे. तो पुट दिस पॉइंट इन अदर वे, वी कॉमनली डिस्टिंग्विश वॉट बिटवीन वॉट फिलोसफर्स ऑफ साइंस कॉल द कंटेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी एंड वॉट दे कॉल द कंटेक्स्ट ऑफ जस्टिफिकेशन. तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी और कॉन्टेक्स्ट ऑफ जस्टिफिकेशन में डिफरेंस होता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो डिस्कवरी की गई है और किस कॉन्टेक्स्ट में उस डिस्कवरी को या उस पॉइंट को जस्टिफाई किया जा रहा है. And while it's plausible that social values play a role in the context of discovery, it's not plausible that they play a role in the context of justification. तो सोशल वैल्यूज, तो जो सोशल वैल्यूज़ है हमारे, जिसमें इंसान रह रहा होता है, जो सोशल कंडीशंस है, वो कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी में हेल्प करता है, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट ऑफ जस्टिफिकेशन सोशल वैल्यूज़ पर डिपेंडेंट नहीं होता है. सो सोशल कंस्ट्रक्शन इज अबाउट नॉलेज. डिनाई दिस फॉर देम इट इज़ नाइव टू सपोज दैट while social values may enter into one context, they need not enter into another. Well, how could social values enter into the context of justification कि कैसे सोशल वैल्यूज़ जस्टिफिकेशन में के कॉन्टेक्स्ट में रोल प्ले करते हैं. चार अलग अलग तरीके हैं ऑफ आर्टिकुलेटिंग द थॉट अ कंस्ट्रक्शनिस्ट मे हैव इन माइंड देयर. While all four may be found in the literature, they are not always sufficiently distinguished from one another. To begin with, a constructionist may hold that it is not the factual evidence that does the justifying, but precisely the background social values. तो पहला बिलीफ कि सोशल वैल्यूज़ जस्टिफिकेशन में कैसे काम करते हैं वो ये है कि वो सोशल वैल्यूज़ है जो हमें उसमें बिलीव करवाते हैं, और ना ही वो एविडेंस. वो सोशल वैल्यूज़ की वजह से हम किसी चीज़ में बिलीव कर रहे हैं, विच एविडेंस के कारण नहीं. एंड वाइल इट मे सीम इनक्रेडिबल दैट एनीवन कुड हैव सीरियसली थॉट एनीथिंग लाइक दिस, बट देयर आर सर्टेन assertions out there that seem to demand such a reading. However, anyone who really thought that, say, Maxwell's equation could be justified by appeal to Maxwell's or anyone else's social or political beliefs would betray a complete incomprehension of the notion of justification. An item of information justifies a given belief by raising the likelihood that it is true. तो उसके जस्टिफिकेशन कैसे होता है कि उसका जस्टिफिकेशन इसी चीज़ से राइज होता है कि हाँ वो चीज़ सच है, कि लोग उसमें बिलीव रखते हैं कि हाँ ये चीज़ सच हो सकती है, इसीलिए उसका जस्टिफिकेशन जो है वो लोग बिलीव करने लगते हैं. एडमिटेडली दिस इज़ नॉट एन unproblematic notion, but unless we are to throw it out altogether, it is perfectly clear that one cannot hope to justify the fundamental laws of electromagnetism by appeal to one's political convictions or career interests or anything else of similar ilk. If one were absolutely determined to pursue something along these lines, a slightly better avenue, and the second of our four options would be to argue that although social values do not justify our beliefs, we are not actually moved to believe by things that justify, we are only moved by our social interest. तो एक दूसरा हम जो है वो ये बात कह सकते हैं कि सोशल वैल्यूज़ जो है वो भले ही हमारे बिलीव्स को जस्टिफाई नहीं करते हैं, वी आर नॉट एक्चुअली मूव्ड टू बिलीव बाय थिंग्स दैट जस्टिफाई. सो वी आर ओनली मूव्ड बाय आर सोशल इंटरेस्ट. तो हमारा जो सोशल इंटरेस्ट जिस तरफ है, हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों में बिलीव करना चाहते हैं, उन्हीं चीज़ों से हमें फ़र्क पड़ता है. जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है, हमारी नीड नहीं है, वी डोंट रियली रिगार्ड इट एज मच. दिस व्यू विच इज़ प्रैक्टिकली ऑर्थोडॉक्सी अमंग प्रैक्टिशनर्स ऑफ वॉट हैज़ कम टू बी नोन एज साइंस स्टडीज़ हैज़ द एडवांटेज of not saying something absurd about justification, but it is scarcely any more plausible. On the most charitable reading, it stems from an innocent confusion about what is required by an enterprise of treating scientific knowledge sociologically. Absent an argument for being skeptical about the very idea of a good reason for a belief, and how could there be such an argument that did not immediately intermine itself? तो हमने दो तो देख लिए, दो ऑप्शंस तो उसमें देख लिए कि कैसे हमारे सोशल बिलीफ, सोशल वैल्यूज़ कॉन्टेक्स्ट ऑफ जस्टिफिकेशन में प्ले करते हैं या नहीं करते हैं. Now let's talk about
absent an argument for being skeptical about the very idea of a good reason for belief, and how could there be such an argument that did not immediately undermine itself? One of the possible causes for my believing what I do is that I have good evidence for it. Any explanatory framework that insisted on treating not only true and false beliefs symmetrically but justified and unjustified ones as well would owe as an explanation for why evidence for believing is being excluded as one of its potential causes, and it would have to do with without undermining its own standing as a view that it is being put forward because justified. This is not, of course, to say that scientific belief must always be explained in terms of completely evidence assembled for it. The history of science is replete with examples of views. Phrenology, for example, for which there never was any good evidence. It is simply to insist that scientific belief is sometimes to be exclaimed in terms of compelling evidence, and that the history and sociology of science, properly conceived, need have no stake in denying that. तो सोशल वैल्यूज़ का थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि सोशल वैल्यूज़ डू नॉट रियली प्ले अ रोल इन जस्टिफिकेशन में। हम ये भी देखते हैं कि कोई भी साइंस जो है उसके किसी भी साइंस के बारे में कोई जस्टिफिकेशन देने के लिए उसकी हिस्ट्री या उसकी सोशियोलॉजी की किस सोसाइटी में है, वो कैसे लोग उसको प्रैक्टिस करें, उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना उस साइंस का पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस है। तो हमारा थर्ड माइल्डर कॉन्सेप्शन ऑफ हाउ सोशल वैल्यूज माइट बी indispensable for the justification of scientific belief. On this view, although evidence can enter into the explanation for why a particular view is believed, it can never be enough to explain it. तो एविडेंस जो है वो उसको बिलीफ को एक्सप्लेन तो मतलब उसको एक्सप्लेन तो कर सकता है, लेकिन फिर भी वो इनफ नहीं है. Any evidence we might possess always underdetermines the specific belief that we arrive at on its basis. Something else might close the gap between what we have evidence for and what we actually believe, and that something else is provided by thinkers background and value and interest. तो हमारी social values जो है वो हम उन evidence में भी तभी believe करते हैं जब उसमें करना चाहते हैं. हमारे social values हमारे social background के कारण हम उस evidence में believe करते हैं. तो evidence और what we actually believe उसमें भी एक गैप होता है जो हमारे social values fill करते हैं. तो कहीं ना कहीं social values जो है वो हमारे justification में रोल प्ले करते हैं. हमने 3 पॉइंट्स देख ली कि कैसे social values हमारे justification context of justification में रोल प्ले करते हैं. context of discovery में तो हमने देख लिया कि कैसे कोई भी एक इंसान अगर किसी चीज़ कोई scientific discovery कर रहा है तो उसके वो scientific discovery करने का कारण वो social values है कि मान लीजिए अगर केपलर ने बोला कि या फिर किसी ने गैलीलियो ने या कोई भी एक साइंटिस्ट ने मान लीजिए बोला कि इट इज़ द अर्थ जो सन के आसपास रिवॉल्व करता है, तो उसका सोशल वैल्यू में एक रोल प्ले किया कि सोशली उसको बताया गया है कि जो सन है वो अर्थ के आसपास घूमता है. तो सोशल वैल्यू, सोशल इंटरेस्ट और सोशल बैकग्राउंड के बीच में कि उसे उसको रिफ्यूट करना था, दैट पर्सन डिड नॉट बिलीव इन इट, उसी वजह से उसका इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर चीज़ की तरफ बढ़ा. तो जैसे कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी में सोशल वैल्यूज़ होता है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ जस्टिफिकेशन में भी सोशल वैल्यूज़ जो है वो रोल प्ले करते हैं. दिस आइडिया दैट द एविडेंस इन साइंस ऑलवेज अंडर डिटर्मिन्स द थ्योरीज दैट वी बिलीव ऑन इट्स बेसिस exerted considerable influence in its philosophy of science, even in non-constructionist circles. In its modern form, it originated in the thought of the turn of the century French physicist and philosopher Pierre Duhem. Duhem ने argue किया था that reason alone could never decide what revisions are called for, and hence that belief revision in science could not purely be a rational matter. Something has had to be at work. तो पियर दुहम जो कि एक फ्रेंच फिलोसोफर और फिजिसिस्ट और फिलोसोफर थे, उनका यही कहना था कि सिर्फ प्योर रीज़न हमारे कोई भी बिलीफ को फॉर्म करने में हेल्प नहीं कर सकता. प्योर रीज़न के अलावा एक चीज़ होनी चाहिए. और द सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट एड्स इज दैट दिस एक्स्ट्रा एलिमेंट इज समथिंग सोशल. तो ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट जो है जो कि प्योर रीज़न को हम हमारे बिलीफ में कन्वर्ट करता है, हम जिसमें एक्चुअली बिलीव करते हैं उसमें कन्वर्ट करता है, वो है समथिंग सोशल, एक सोशल वैल्यू, एक सोशल इंटरेस्ट. This is a clever argument that does not long conceal its difficulties. Is it really true that we could never have more reason to revise one of our theories other than in response to relaxatrant experience? Consider Duham's example of an astronomer peering through his telescope at the heavens and being surprised at what he finds that perhaps a hitherto undetected star and galaxy had been charting. Upon this discovery, according to Duham, the astronomer may revise his theory of the heavens, or may he revise the theory of how telescope works. Any rational principles of physics do not tell him which to do. तो मान लीजिए कि अगर कोई एक टेलीस्कोप के थ्रू से एक नया स्टार डिस्कवर करता है जो कि पहले नहीं पता था, अगर उससे वो अपनी हेवन की थ्योरी को रिवाइज करे कि जो हेवन है कहाँ पर है, वॉट एवर, मतलब इससे रिलेटेड जो भी है, तो कहीं ना कहीं वो रिविजन जो हो रहा है उसके बिलीव्स का, उसके माइंड में प्योरली रैशनल मैटर नहीं है, वो उसके सोशल बिलीव, सोशल वैल्यू से ही कंस्ट्रक्टेड होता है. The idea, however, that in peering at the heavens through a telescope, we are testing our theory of the telescope just as much as we are testing our astronomical views is absurd. The theory of the telescope has been established by numerous terrestrial experiments and fits in with an enormous number of other things that we know about lenses, light, and mirrors. It is simply not possible that in coming across an unexpected observation of the heavens, a rational response might be to revise that we know about telescope. तो मान लीजिए अगर हम हेवंस के बारे में कुछ पता करें, हमें अगर स्टार या गैलेक्सी के बारे में कुछ पता चल रहा है, तो उसमें हम टेलीस्कोप की थ्योरी को रिवाइज़ नहीं करेंगे, हम किस थ्योरी को रिवाइज़ करेंगे, हेवन की थ्योरी को. तो कहीं ना कहीं हमारे सोशल वैल्यू उसमें ऐड हो रहा है, हमारा सोशल इंटरेस्ट उसमें ऐड हो रहा है.
The point is not that we might never have an occasion to revise our theory of telescopes. One can certainly imagine circumstances under which this is what would be called precisely for. The point is that not every circumstance in which something about telescope is presupposed is a circumstance in which our theory of telescopes isn't tested. And so the conclusion that rational considerations alone can decide how to respond to recalcitrant experiences block. तो ज़रूरी नहीं है कि हम कभी भी हमारे टेलीस्कोप की थ्योरी को टेस्ट ही नहीं करेंगे. वो पर्टिकुलर चांसेस होंगे, पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस होंगे, लेकिन हर बार अगर हम कोई नई डिस्कवरी करें तो उसमें हमारी टेलीस्कोप की थ्योरी टेस्ट पे या फिर चेंज या रिवाइज नहीं हो रही है. Perhaps, however, to come to the fourth and final way in which belief in social values might be intervened, the correct thought is not that the social must be brought in to fill the gap left by rational, but simply that the rational itself is a constructively social. तो फोर्थ तरीका ये है कि हमारा नेशनल जो है वो खुद ही एक सोशल चीज़ है. अ गुड रीज़न फॉर बिलीविंग समथिंग अकॉर्डिंग टू दिस लाइन ऑफ थॉट ओनली हैज़ दैट स्टेटस रिलेटेड टू वेरिएबल सोशल फैक्टर्स. अ शार्प सेपरेशन बिटवीन द रैशनल एंड द सोशल इज इल्यूजरी कि सोशल और रैशनल जो है, मतलब जो रैशनल भी हम जिसके बारे में बात करें वो खुद ही एक सोशल से डिराइव्ड है. तो सोशल वैल्यूज़, इंटरेस्ट, सोशल फैक्टर्स कहीं ना कहीं हमारे कॉन्टेक्स्ट ऑफ जस्टिफिकेशन में हेल्प करते हैं. दिस इज करंटली perhaps द सिंगल मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंस्ट्रल ऑफ द रिलेशन बिटवीन रैशनल एंड सोशल. तो ये फोर्थ पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है कि जो हमारा रैशनल है वो खुद ही एक सोशल चीज़ है. व्हाट इट अमाउंट्स टू इज़ अ रियलाइटिवाइजेशन ऑफ गुड रीजंस टू वेरिएबल सोशल circumstance, so that the same item of information may correctly be said to justify a given belief under some social circumstances in some cultures but not in others. But this is an impossible construal of reasons for belief, as Plato understood some time ago. We cannot coherently think of ourselves as believing and asserting anything if all reasons for belief and assertion are held to be inexorably tied to variable background perspective in the manner which proposed. इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम सिर्फ हमारे बैकग्राउंड के थ्रू चल रहे तो हम कोई भी चीज़ में बिलीव करेंगे. बहुत सारे अलग तरीके हैं, बट perhaps the most telling is not even the relativist would be able to adopt such an attitude towards his own view. For surely the relativist does not think that a relativism about reasons is justified ओनली रिलेटिव टू हिज ओन पर्सपेक्टिव. तो एक रिलेटिविस्ट भी ये नहीं बोलेगा कि मान लीजिए कि कोई चीज़ जस्टिफाइड है ओनली बिकॉज वो चीज़ उस पर बिलीव कर रहा है, उसका व्यू ऐसा है. तो इसका मतलब हमारे सोशल बैकग्राउंड से अगर हमारा रैशनल इन्फ्लुएंस हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे सोशल वैल्यू या फैक्टर्स के हेल्प से हम कोई भी चीज़ में बिलीव कर लेंगे. जब हम किसी चीज़ में बिलीव करते हैं बिकॉज वी थिंक देयर आर रीजन्स टू थिंक इट इज़ ट्रू. हम किसी चीज़ में बिलीव इसलिए करते हैं क्योंकि हम लगता है कि उसके रीजन्स है कि वो चीज़ सच हो सकती है. reasons that we think are general enough to get a grip even on people who do not share our perspective. That is why we feel entitled to recommend it to them. It's hard to imagine a way of thinking about belief in assertion that precluded the possibility of that sort of generality. तो कंक्लूजन हम ये देख रहे हैं कि अगर मैं एक समराइज़ करें कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी में तो सोशल वैल्यूज़ हेल्प करती है कि हमारा इंटरेस्ट किस तरफ है, हम जो चीज़ डिस्कवर कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे एक सोशल बैकग्राउंड या सोशल पुशअप तो होता है. ये साथ ही साथ हमारा जो जस्टिफिकेशन है, यानी हम जिस चीज़ में बिलीव करते हैं वो बिलीव भी कहीं ना कहीं सोशल वैल्यू से इनहेरिट होता है. सिर्फ और सिर्फ एविडेंस का प्रेजेंट होना इनफ नहीं है कि हम किसी चीज़ में बिलीव करने लगें. At its best, as in the work of the Beauvoir and Appiah, social constructionist thought exposes the contingency of those are social practices that we had wrongly come to regard as inevitable. कि हमने उसको गलत तरीके से माना है कि सोशल प्रैक्टिसेस के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है. हमारी सोशल बैकग्राउंड ज़रूरी है हमारे हर चीज़ में. इट डज सो बाय रिलाइंग ऑन द स्टैंडर्ड कैनन्स ऑफ गुड साइंटिफिक रीजनिंग. It goes astray when it aspires to become either a general metaphysics or a general theory of knowledge. As the former, it quickly degenerates into an impossible form of idealism. As the latter, it assumes its place in a long history of problematic attempts to relativize the notion of rationality. तो अगर हम देखें जनरली कि सोशल कंस्ट्रक्शन या सोशल कंस्ट्रक्शन कैसे जस्टिफिकेशन में हेल्प करता है, तो ये हमारे रैशनैलिटी के नोशन को बहुत कुछ चेंज करता है. क्योंकि अगर हम फोर्थ पॉइंट देखें तो फोर्थ पॉइंट यही कह रहा है कि हमारा जो रैशनल है वो खुद ही एक सोशल कंस्ट्रक्शन है. इट हैज़ नथिंग न्यू टू ऐड टू दीज हिस्टोरिकली डिस्क्रेडिटेड व्यूज़. इफ एनीथिंग, सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट वर्जन्स टेंड टू बी murkier and more confused than their traditional counterparts. The difficulty lies in understanding why such generalized applications of social construction have come to tempt so many. One source of their appeal is no doubt their efficiency. तो एक सोर्स की क्यों हमें लगता है कि सोशल वैल्यू, सोशल कंस्ट्रक्शन हर चीज़ में है, वो है उनकी एफिशिएंसी. इफ़ वी कैन बी सेड टू नो upfront that any item of knowledge has only status because it gets a nod from content in social values, then any claim to knowledge can be dispatched if we happen to share values on which it allegedly depends. तो सोशल वैल्यूज़ बहुत एफिशिएंट इस तरीके से कि हम कोई भी चीज़ को नॉलेज तभी बना रहे हैं जब वो एक सोशल वैल्यू से रिलेटेड है, कि सोशल वैल्यू ने उसको एग्री कर दिया है. There is no need to get into the often complex detail. The intuitive view is that there is a way things are that is independent of human opinion, and that we are capable of arriving at belief about how things are that is objectively reasonable, binding on anyone capable of appreciating the relevant evidence regardless of their ideological perspective. जो बात ये है कि हम उस एविडेंस को
कहीं न कहीं रिलेट करें हमारे सोशल वैल्यू से कि एविडेंस इनफ नहीं है वो हमारा बिलीफ रखना। यानी कि सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट ऐसा कहते हैं कि सिर्फ एविडेंस से हम किसी चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं। डिफिकल्ट एज दीज नोशंस मे बी, इट इज़ अ मिस्टेक टू थिंक दैट रीसेंट फिलोसफी हैज डिस्क्लोज्ड एनी गुड रीजंस फॉर रिजेक्टिंग देम। तो